घने जंगल में एक पुराने पीपल के पेड़ पर कोमल चिड़िया अपनी सौतेली माँ रानी चिड़िया के साथ रहती थी। सौतेली माँ का नाम ही रानी था, मगर इसका दिल काली चट्टान जैसा सख्त था। अरे ओ कोमल, कहाँ मर गई? सारा दिन अपनी मरी हुई माँ की यादें लेकर बैठी रहती है। देख, सूरज कितना चढ़ आया है, अभी तक तूने घर की सफाई नहीं की। जल्दी से सफाई कर और फिर जाकर नदी के उस पार वाले खेत से मेरे लिए ताजा ताजा भुट्टे लेकर आ। कोमल चिड़िया रोते हुए कहती है, माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बुखार है, घोंसले से उठा भी नहीं जा रहा। और माँ, नदी के उस पार इस समय चीलें उड़ती हैं, मुझे बहुत डर लगता है, मैं कल चली जाऊंगी। क्या कहा? मुझसे जुबान लड़ाती है। अगर अभी ना गई तो तुझे इस पेड़ से धक्का दे दूंगी। जा और रात होने से पहले मेरे लिए ढेर सारे नरम नरम भुट्टे तोड़ कर ला, वरना आज रात तुझे खाने में सूखे पत्ते मिलेंगे। कोमल चिड़िया बोझल दिल के साथ अपने घोंसले से उठती है और जाकर पूरे घर की सफाई करती है, और फिर वो नदी के उस पार से भुट्टे लाने के लिए चली जाती है। लेकिन वो मासूम चिड़िया ये नहीं जानती थी कि इसके जाने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छुपी है। रानी चिड़िया अपने पड़ोस में रहने वाले कपों के साथ मिली हुई थी। बिजली, क्या कहा रानी ने? क्या वो हमें सच में वो सोने के गहने देगी? हाँ हाँ बादल जी, रानी ने वादा किया है, जैसे ही कोमल का किस्सा खत्म होगा तो वो गहने हमें देगी। हमें तो बस उस छोटी चिड़िया को काली घाटी के पास लेकर जाना होगा और फिर वहाँ झटका देकर उसे गहरी खाई में धक्का दे देंगे। किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। हो। हाँ बिजली, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बिजली, वो देखो, चिड़िया जा रही है नदी की ओर। पीछा करते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के पीछे पीछे उड़ जाते हैं। वहीं पेड़ के पीछे चीकू तोता और चिंकी तोती उन कपों की बातें सुन लेते हैं। चीकू जी, ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है। वो बिन माँ की मासूम बच्ची इन काले कपों के पंखों में चढ़ जाएगी, हमें अभी कुछ करना होगा। हाँ चिंकी, तुम ठीक कह रही हो। जल्दी से कबूतर को ढूंढना होगा। तुम जाकर कबूतर से कहो कि नदी के पुल पर वो बादल का रास्ता रोके। और मैं सवित्री चिड़िया के पास जा रहा हूँ, जो कोमल की होने वाली सास है। बंटी चिड़ा बहुत प्यार करता है कोमल से। अब तो बस वही है जो चिड़िया की जिंदगी बचा सकते हैं। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से सवित्री चिड़िया के घर की ओर उड़ जाता है और चिंकी तोती कबूतर को ढूंढने उसके घर की ओर चली जाती है। कबूतर भैया, दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो। कबूतर अपने घोंसले में सोया हुआ था। वो उठता है और दरवाजा खोलता है। क्या हुआ चिंकी बहन? इतनी सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं कबूतर भैया, कुछ भी ठीक नहीं है। जल्दी करिए, हमें जाना होगा, वरना बहुत बड़ा गजब हो जाएगा। क्या हुआ? मुझे ठीक से बताओ। फिर चिंकी तोती सारी बात कबूतर को बताती है। वो कौवे बहुत बुरे हैं, लालच में आकर कुछ भी कर सकते हैं। चलो जल्दी चलते हैं, इससे पहले कि देर हो जाए। कोमल चिड़िया मकई के खेत में पहुंच जाती है और वो भुट्टे तोड़ने लगती है। तभी बादल कापा और बिजली का भी वहाँ आते हैं। अरे अरे चिड़िया बहन, तुम यहाँ बैठी भुट्टे तोड़ रही हो और तुम्हारी होने वाली सास बहुत बीमार है। मैं और बादल वहीं से गुजर रहे थे तो उसने कहा कि चिड़िया को बुला कर लाओ। बिजली बहन, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ कोमल, बिजली ठीक कह रही है। तुम्हारी होने वाली सास आखिरी सांसें ले रही है। लिए तो हम पति पत्नी हड़बड़ी में तुम्हारे पास आए हैं। चलो हमारे साथ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो कौवे चिड़िया से ऐसे झूठ बोलकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में वो कौवे काली घाटी पर जाकर रुक जाते हैं। क्या हुआ, आप दोनों यहाँ क्यों रुक गए? चलिए ना, माँ जी मेरा इंतजार कर रही होंगी। हाँ चिड़िया, जाते हैं, पहले माँ जी नहीं तुम मरोगी। क्या मतलब तुम्हारा? बादल जी, इसे मेरा मतलब समझा दो, वो भी अच्छे से। बादल कापा आगे बढ़ता है और वो चिड़िया को काली घाटियों से धक्का देने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ कबूतर और चिंकी तोती आ जाते हैं और वो पत्थर उठा उठा कर
बादल कव्वे और बिजली कवि को मारते हैं। बादल और बिजली डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। उसी समय तोता भी सावित्री और बंटी को लेकर वहाँ आ जाता है। सावित्री कोमल की ये हालत देखकर उसे अपने गले से लगा लेती है। चिड़िया बहुत डरी हुई थी। बेटी, आज से तेरी आजमाइश खत्म हुई। आज से मेरा घर तेरा है और मैं ही तेरी माँ हूँ। बंटी, आज ही मैं तेरी शादी कोमल से करवाती हूँ। फिर सावित्री बंटी चिड़िया की शादी कोमल चिड़िया से करवा देती है। रानी चिड़िया, तू यहाँ बैठी है, मुझे बहुत बुरी खबर मिली है। क्या बिजली, क्या खबर मिली है तुझे? जिसे तू मारना चाहती थी वो तो आज सावित्री के घर में राज कर रही है। अच्छा, ऐसी बात है? तो फिर आखिरी बार करना ही पड़ेगा। रानी चिड़िया बिजली और बादल को लेकर सावित्री के घर जाती है और वो झूठे आंसू बहाने लगती है। बहन सावित्री, मुझे माफ कर देना। ये चिड़िया चोर है। ये मेरे घर से मेरे पुश्तैनिक गहने लेकर भागी है। मैं इससे अपने गहने लेने आई हूँ। हाँ हाँ माँ जी, रानी चिड़िया ठीक कह रही है। मैंने अपनी इन काली आँखों से देखा है कोमल को। वो गहनों से भरी पोटली अपने संदूक में छुपा रही थी। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे सारे पर झड़ जाएं। अगर बादल ठीक कह रहा है तो जाओ तोते, वो संदूक लाओ। अभी सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिर चीकू तोता जाकर संदूक लाता है। जैसे ही बादल कव्वा अपनी चोंच से संदूक का ढक्कन खोलता है तो एक जोरदार कड़क की आवाज आती है। संदूक के अंदर गहने नहीं बल्कि तोते का तैयार करता एक जाल था, जिसमें वो तीनों फंस जाते हैं। रानी, तुझे शर्म नहीं आई? तूने एक यतीम बच्ची का हक मारा है, इसे भूखा प्यासा रखा और इसे मौत के मुंह में धकेलने के लिए कब्बों से सौदा किया। जिस ममता का मान तुझे रखना चाहिए था, तूने उसे बाजार में बेच दिया। तुम्हारी यही सजा है। तुम्हें इस जंगल से निकाल दिया जाता है। अगर दोबारा इस जंगल में नजर आए तो तुझे चीलों के हवाले कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी। कोमल बेटी, मुझे बचा लो। माँ, मैंने आपको हमेशा माँ माना, लेकिन आपने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा। अब जो भी फैसला होगा वो मेरी सासू माँ ही करेंगी। फिर बादल कव्वे और बिजली को सजा के तौर पर पूरे जंगल की सफाई का काम दिया जाता है। सजा के तौर पर उनके पर भी काट दिए जाते हैं ताकि वो दोबारा किसी को धोखा ना दें। याद रखिए, अनाथ का दिल दुखाने वाला कभी खुश नहीं रहता और सच्चाई का सूरज देर से ही सही मगर निकलता जरूर है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कोमल बहन, देखो तो ये बादल कव्वा आधी रात को मलका सावित्री के कमरे में क्या कर रहा है और उसके पंख में वो चमकता हुआ क्या है? तोते भैया चुप कर जाएं, वो शाही माला है। ये जादुई माला लेकर बादल कव्वा पूरी जंगल पर राज करना चाहता है। रात को जब मैं मलका को भोजन देने आई थी तो बादल को देखा था मैंने। वो पानी में कुछ दवा मिला रहा था। अब मुझे सब समझ आ गया। वो ये माला चुराना चाहता है ताकि वो नीली कवि के साथ मिलकर इस जंगल का बादशाह बन सके। लेकिन कोमल बहन, हम नौकरों की बात भला कौन सुनेगा? अगर बादल को पता चल गया तो वो हमें यहाँ से निकाल देगा। हाँ तोते भैया, बस मैं भी इसीलिए चुप रही, लेकिन अब हमें कुछ करना होगा। अगली सुबह हो जाती है। जब मलका सावित्री सोकर उठती है तो उसकी याददाश्त जा चुकी थी। जब सब पक्षी इकट्ठे होते हैं तो बादल कव्वा शोर मचा देता है। ये सब किया धरा मल्लिका की बेटी बिजली का है। इसी ने ही माला चुराकर अपनी माँ पर जादू किया है ताकि ये जंगल की महारानी बन जाए। माँ जी, देखिए ना, आपकी बेटी ने आपकी हालत क्या कर दी है। ये माला लेकर रात को भाग रही थी, मैंने इसे पकड़ लिया। अब आप इसे महल से निकाल दे। बिजली बेटी, तू मेरे साथ ऐसा कर सकती है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बादल बेटा ठीक कहता है, जा निकल जा यहाँ से। अब मैं तुझे अपने महल में नहीं रहने दूंगी। बिजली कवि रोती हुई वहाँ से नदी के किनारे चली जाती है। चीकू तोता और कोमल चिड़िया बिजली के पास जाते हैं।
राजकुमारी बिजली, हौसला मत हारें। मैंने और तोते ने रात अपनी आंखों से देखा है कि बादल कव्वे ने आपकी माँ जी को जहर दिया है, जिससे उनकी याददाश्त चली गई है। चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। ये जरूर दवा का असर होगा, इसीलिए तो उन्होंने मुझे महल से निकाल दिया। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊंगी मैं? बिजली बहन, बस एक ही उपाय है, अब आप ही वो कर सकती हैं। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मुझे बताओ। मैं अपनी माँ के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। आपको नीले गार में जाना होगा, जहाँ एक बूढ़ी चील रहती है। वही चील इस जहर का तोड़ जानती है और तुम्हें वो जादुई आईना देगी जिसमें सच नजर आता है। हाँ राजकुमारी, जब तक आप वापस नहीं आती, मैं और चिड़िया बादल पर नजर रखेंगे और आपकी माँ की रक्षा भी करेंगे। फिर बिजली कभी वहाँ से उड़ती है और नीले गार में पहुँचती है। वहाँ उसे एक बूढ़ी चील मिलती है, जिसे बिजली कभी सारी बात बताती है। बेटी, अगर तुम अपनी जिंदगी के 3 कीमती पल कुर्बान करोगी, तो ही मैं तुम्हें वो आईना दूंगी। बिजली कभी अपनी माँ को बचाने के लिए अपने खूबसूरत पर कुर्बान कर देती है। फिर चील उसे एक नीला आईना देती है और कहती है, ये आईना जिसके सामने जाएगा, उसका असली रूप दिखाएगा। बिजली कभी बहुत खुश होती है और वो आईना लेकर वापस उड़ती है। इधर बिजली कभी के जाते ही बादल कव्वा नीली कभी को महल में ले आता है और वो दोनों मिलकर शाही महल पर कब्जा कर लेते हैं, जबकि मल्लिका को नौकरानी बना देते हैं। अरे ओ बूढ़ी, जा मेरे लिए बागीचे से ताजे ताजे फल तोड़ कर ला। अब तू इस महल की नौकरानी है और मैं मल्लिका। जा बुढ़िया, अभी तक सुना नहीं? मेरी नीली जी ने तुझसे ताजा ताजा फल मांगे हैं। बेचारी बूढ़ी सावित्री वहाँ से बागीचे की ओर चली जाती है। मल्लिका, आप रुक जाइए, मैं आपको ये मीठे फल तोड़ देती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया कुछ फल तोड़कर टोकरी में रख देती है। मल्लिका, आप चिंता नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। सावित्री वो फल लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, क्या बिजली कभी वो आईना ला पाएगी? हाँ तोते, मुझे पूरा विश्वास है वो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती है। थोड़ी देर बाद बिजली कभी वापस लौट आती है। इसके पर झड़ चुके थे, लेकिन इसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। वो सीधी महल के अंदर जाती है। अरे, ये कहाँ से आ गई? बादल जी, मैंने कहा था सबसे पहले इसे ही ठिकाने लगाओ। ये कांटा हमारे रास्ते में हर समय आ जाता है। तभी बिजली कभी वो आईना सबके सामने रखती है। जैसे ही मल्लिका आईने में देखती है तो इसे रात का वो मंजर नजर आ जाता है, जब बादल इसे जहर दे रहा था और माला चुरा रहा था। तभी मल्लिका की याददाश्त झटके से वापस आ जाती है। बादल, मैंने तुझे अपना बेटा बनाकर रखा और तू आस्तीन का सांप निकला। अब मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी कि तू हमेशा याद रखेगा। बादल कव्वा और नीली कभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिड़िया ने पहले ही पक्षियों को बुला रखा था। वो सब मिलकर उन्हें घेर लेते हैं। बिजली कभी आईने की रोशनी बादल पर डालती है तो जादू से वो एक बिना पंखों का कव्वा बन जाता है, जो कभी उड़ नहीं सकता था। सावित्री वो जादुई माला बिजली को दे देती है। बेटी, मुझे माफ कर दे। माँ, माफी तुम नहीं, मुझे मांगनी चाहिए। मैंने ही इस बादल कव्वे से प्यार करके तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी की, फिर भी तुमने हमें महल के अंदर रखा। मैं ही इस कव्वे के प्यार में अंधी हो गई थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये नीली के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। कोमल चिड़िया और तोते की जासूसी ने एक परिवार को टूटने से बचा लिया। बादल कव्वा अब जमीन पर ही रहता था और नीली कभी इसके साथ जंगल में भीख मांगती। माँ, क्या मैं अपने दोस्त जुगनू को भी साथ ले जाऊं? नहीं बबलू बेटा, वो छोटा कव्वा बहुत शरारती है, आपकी नानू को बहुत तंग करेगा। नहीं मम्मा, जुगनू इतना भी शरारती नहीं है, वो दोस्त है मेरा। बेटा, ऐसे शरारती पक्षियों से दूर ही रहते हैं। लेकिन छोटा बबलू कबूतर अपनी माँ को तंग करता है, तब बबली कबूतरी भी मान जाती है।
अगली सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे जुगनू कौवा बबलू के घर आता है। जुगनू बेटा, आप अपनी मम्मा से पूछकर आए हो ना? हाँ हाँ आंटी, मेरी मम्मा ने ही भेजा है। ठीक है मम्मा, अब हम जाएं? फिर बबलू कबूतर और जुगनू कौवा दोनों घर से निकलते हैं। रास्ते में एक नदी के पास बैठकर जुगनू कौवा बबलू से कहता है, यार बबलू, मुझे बहुत भूख लगी है। जुगनू, मेरी नानू ने खाना बनाकर रखा होगा, हम मेरी नानू के घर जाकर भोजन खाएंगे। नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझसे और नहीं उड़ा जा रहा। तो ठीक है जुगनू, ये मिठाई मेरी मम्मा ने नानू के लिए दी थी, तुम इसमें से कुछ खा लो। ऐसा कहते हुए बबलू मिठाई का डब्बा खोलता है और उसमें से थोड़ी सी मिठाई जुगनू कौवे को दे देता है। जुगनू जल्दी से वो मिठाई खा लेता है। बहुत स्वादिष्ट है ये मिठाई। अब चलो जुगनू, शाम होने से पहले पहले हमें नानू के घर पहुंचना है। वो दोनों दोस्त फिर से उड़ते हैं। रास्ते में एक जगह पर मेला लगा हुआ था। जुगनू कौवा वहाँ रुक जाता है। जुगनू चलो, इतना समय नहीं है। नहीं बबलू, पहले मैं झूले लूंगा। जुगनू, अगर रात हो गई तो हमें बहुत मुश्किल होगी। लेकिन जुगनू कौवा बबलू की एक बात भी नहीं सुनता और वो एक झूले पर बैठकर झूले लेने लगता है। ऐसे ही उन्हें रात हो जाती है। जुगनू, मेरी मम्मा ने ठीक ही कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ ना लेकर जाऊं। देखो, अब तुम्हारी वजह से हमें रात हो गई है। अच्छा, मैं भी तो तुम्हें अपनी नानू के घर लेकर गया था। लेकिन मैंने तुम्हें रास्ते में तंग नहीं किया था जैसे तुम मुझे कर रहे हो। रात के अंधेरे में वो दोनों दोस्त उड़ते हुए बहुत डर रहे थे और फिर वो दोनों दोस्त बबलू की नानू के घर पहुंच जाते हैं। बेटा, आपने बहुत देर कर दी आने में। हाँ नानू, रास्ते में हम रुके थे इसलिए देर हो गई। फिर बबलू की नानू उन्हें खाने के लिए भोजन देती है। भोजन खाकर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। नानू नानू, चलो जंगल से लकड़ियाँ लेने जाते हैं। हाँ बेटा, तुम मेरी मदद करना। चलो जुगनू, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं काम करने थोड़ी ना आया हूँ। फिर बबलू कबूतर अपनी नानू के साथ चला जाता है और जुगनू कौवा जंगल घूमने चला जाता है। जुगनू कौवा उड़ते उड़ते दूर निकल जाता है। एक पेड़ पर घोंसला था जिसमें एक अंडा पड़ा हुआ था। अंडे को देखकर जुगनू कौवा उसके पास जाता है। वो इधर उधर देखता है और अपनी चोंच से अंडा तोड़कर पीने लगता है। पीछे से तोती भी आ जाती है। वो घोंसला एक तोती का था। तोती को देखकर जुगनू वहाँ से भाग जाता है। दोस्त कौवे, कौन हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहते हुए तोती कौवे के पीछे उड़ती है और वो उसे पकड़ लेती है। कौन हो तुम और किसके घर आए हो? मुझे छोड़ दे आंटी, मैं तो यहाँ बबलू के साथ उसकी नानू के घर आया था। इतनी देर में बबलू और उसकी नानू भी लकड़ियाँ लेकर आ जाते हैं। माँ जी, देखिए, इस दुष्ट कौवे ने मेरा अंडा पी लिया है। मेरा एक ही अंडा था। क्या? जुगनू, जुगनू बेटा, तुम ऐसा भी कर सकते हो? बबलू बेटा, तुम ऐसे दोस्त को यहाँ क्यों लेकर आए? जुगनू, तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया। नानू, मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से क्या मेरा अंडा वापस आ जाएगा? ऐसे कहते हुए तोती रोते हुए वहाँ से चली जाती है। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने वो अंडा पी लिया। बेटे, अगर भूख लगी थी तो घर से भोजन खा लेते, ऐसे अंडा पीने की क्या जरूरत थी? नानू, अब मैं और यहाँ नहीं रह सकता, मैं वापस जा रहा हूँ। बबलू दोस्त, एक दिन और यहाँ रह लेते हैं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। नहीं, हम आज ही वापस जाएंगे। फिर बबलू जुगनू को साथ लेकर वापस अपने जंगल पहुँच जाता है। जुगनू, वो रहा तुम्हारा घर। आज के बाद तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। मैं आज के बाद कभी तुमसे बात नहीं करूँगा। फिर बबलू अपने घर चला जाता है। अरे ये क्या बबलू, तुमने तो अभी 2 दिन और रहना था, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? माँ, आपने ठीक ही कहा था। मैंने जुगनू को साथ ले जाकर बहुत बड़ी गलती की। मम्मा, उसने मुझे बहुत तंग किया और यहाँ तक कि तोती आंटी का अंडा भी पी लिया।
ये सुनकर बबली कबूतरी को बहुत दुख होता है। बेटा, आपकी नानू को बहुत परेशानी हुई होगी। हाँ मम्मा, मैंने फैसला कर लिया है। आज के बाद मैं जुगनू को कहीं भी नहीं लेकर जाऊंगा। हाँ बेटा, इसीलिए तो कहते हैं हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। कोमल चिड़िया की छत में एक छेद था। बारिशों के दिन थे। कोमल चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ अपने घोंसले में लेटी हुई थी। बच्चों, इस छेद से तो बारिश अंदर आ रही है। आज तो मैंने बाल्टी रख दी है। कल बारिश रुकते ही हम वो छेद बंद कर देंगे। तभी चिड़िया की बड़ी बेटी मीना अपनी माँ से कहती है, हाँ मम्मा, बारिश सीधा अंदर आती है और ठंड भी बहुत लगती है। कल हम तीनों बहनें जाकर जंगल से सूखे पत्ते ले आएंगी और फिर आप इस छेद को बंद कर देना। हाँ हाँ मम्मा, हम सब मिलकर काम करेंगी। हाँ हाँ, मेरी तीनों बहादुर बेटियां अब मेरे साथ काम करवाएंगी। वो रात तेज बारिश में गुजर जाती है। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। चलो चुन्नी मुन्नी, जब तक माँ दाना लेकर आती है हम पत्ते ले आते हैं। फिर वो तीनों बहनें वहाँ से उड़ जाती हैं। रास्ते में उन्हें एक पेड़ मिलता है जिसके पत्ते बड़े थे। मीना दीदी, इस पेड़ के पत्ते तो बहुत बड़े हैं, ये हमारे काम आ जाएंगे। हाँ मुन्नी, ये पत्ता ठीक है। फिर वो तीनों बहनें उस पेड़ के 3 पत्ते तोड़ती हैं और अपने घर चली जाती हैं। कोमल चिड़िया भी दाना लेकर आ चुकी थी और वो बच्चों के लिए भोजन बना रही थी। मेरी बेटियों, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मम्मा, ये देखिए, हम तीनों पत्ते ले आई हैं। आप ये पत्ते छत पर लगा दें। ठीक है मीना, तुम अपनी दोनों बहनों को भोजन दो, मैं ये पत्ते छत पर लगा देती हूँ। फिर मामा चिड़िया वो पत्ते लेकर अपनी छत के ऊपर चली जाती है और वो पत्ते छत पर लगाने लगती है। बादल, अरे ओ बादल, कहाँ मर गए हो? जरा बाहर आओ। क्या हो गया है बिजली? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो? बादल, ये देखो, किसी ने मेरे पेड़ के 3 पत्ते चुरा लिए हैं। हाँ बिजली, कुछ देर पहले यहाँ चिड़िया की तीनों बेटियाँ बैठी थी, हो ना हो वही पत्ते चुरा कर ले गई हैं। अच्छा, मैं अभी जाती हूँ और पूछती हूँ छोटी चिड़ियाओं से। फिर बिजली कभी गुस्से में चिड़िया के घर की ओर जाती है। अरे ओ चिड़िया, किससे पूछकर तुम्हारी बेटियाँ मेरे पेड़ से पत्ते तोड़ कर लाई हैं? क्या बिजली, मेरी बेटियाँ ये पत्ते तुम्हारे पेड़ से लाई हैं? हाँ हाँ, जाकर देख लो, मेरे पेड़ के 3 पत्ते गायब हैं। बिजली बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर मेरी बेटियाँ पत्ते ले भी आई हैं। वैसे भी हवा से पत्ते तो गिर ही जाते हैं। हवा से गिरते हैं तो गिर जाएं, लेकिन मैं किसी पक्षी को अपने पेड़ से पत्ता नहीं तोड़ने दूंगी। ऐसा कहते हुए बिजली कभी चिड़िया से वो तीनों पत्ते छीनकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, हमें क्या मालूम था कि बिजली आंटी 3 पत्तों का गुस्सा करेंगी और अपने पत्ते वापस ले जाएंगी। अगर हमें मालूम होता तो हम तीनों बहनें वहाँ न जाती। मीना बेटी, आपको तो पता है ना कि वो कितनी लड़ाकी है। अच्छा, अब तुम मुन्नी को साथ लेकर जाओ और किसी और पेड़ से पत्ता तोड़ लाओ। फिर मीना और मुन्नी अपने घर से निकलती हैं। वो उड़ते उड़ते घने जंगल की दूसरी ओर चली जाती हैं। वहाँ एक पीपल का पेड़ था। मुन्नी, ये पेड़ ठीक है, इसके पत्ते भी बड़े हैं। खबरदार, अगर तुमने मेरे पेड़ से पत्ते तोड़े तो ये पेड़ मेरा है। एक बुलबुल वहाँ आकर उन्हें पत्ते तोड़ने से मना कर देती है। बुलबुल आंटी, मैं आपके पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ूंगी, लेकिन हमेशा दिल बड़ा रखें। ऐसा कहते हुए मीना अपनी छोटी बहन मुन्नी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब मीना चिड़िया अपनी बहन को लेकर पहाड़ों के उस पार जाती है, जहाँ कुछ केलों के पेड़ थे। मुन्नी, पहले मैं आवाज लगाकर देखती हूँ, कहीं ये पेड़ भी किसी पक्षी का ना हो। कोई है? मैं इस केले के 2 पत्ते तोड़ने वाली हूँ। अगर किसी का ये पेड़ है तो मुझे बताए। लेकिन वहाँ से कोई भी आवाज नहीं आती। फिर मीना चिड़िया और मुन्नी चिड़िया दोनों मिलकर केले के एक बड़े बड़े पत्ते तोड़ लेती हैं और वो अपने घर की ओर चली जाती हैं। ये देखिए मम्मा, हम केले के पत्ते लाई हैं। मीना, ये तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया, ये पत्ता तो बहुत बड़ा है। फिर कोमल चिड़िया वो केले के पत्ते अपनी छत पर लगाकर छेद बंद कर देती है। उस रात जंगल में बारिश फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन चिड़िया का परिवार अब अपने घोंसले में आराम से बैठा हुआ था, क्योंकि बारिश का पानी घर में नहीं आ रहा था।
कोमल चिड़िया ने लकड़ियाँ जलाई हुई थी। उनका घर गर्म हो जाता है। मम्मा, आज तो हमारा घर गर्म है और मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही। हाँ मम्मा, मीना बहन ठीक कह रही है। वो बिजली आंटी बहुत गंदी है। उन्होंने हमें एक भी पत्ता नहीं दिया था। मुन्नी, ऐसा नहीं कहते। अगर उसने हमें पत्ते नहीं दिए तो फिर क्या हुआ? देखो, ऊपर वाले ने हमारी मदद की और हमें उससे अच्छे पत्ते मिल गए। उस रात बिजली कवि और बादल कव्वा अपने घर में सोए हुए थे कि उनकी छत से पानी टपकने लगता है। उठो बादल उठो, मेरे घोंसले में पानी टपक रहा है। बिजली, जाओ अपने पेड़ से पत्ते तोड़कर लगा दो, मुझे नींद आ रही है। बिजली कवि अपने घर से निकलती है और पत्ते तोड़कर अपनी छत पर लगाने लगती है। लेकिन छेद बहुत बड़ा था और पत्ते छोटे थे। अब क्या करूं? अगर इस छेद को बंद ना किया तो घर में पानी भर जाएगा। फिर बिजली कवि वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के घर के पास जाती है, जहाँ वो चिड़िया की छत को देखकर हैरान होती है, क्योंकि चिड़िया की छत पर बहुत बड़े बड़े पत्ते थे। मैं चिड़िया से पूछती हूँ कि वो केले का पत्ता कहाँ से लाई थी। बिजली कवि चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, तुम्हारे घर की छत की तरह मेरी छत भी टपक रही है। मुझे भी किसी बड़े केले के पत्ते की जरूरत है। क्या तुम मुझे बता सकती हो ये बड़ा केले का पत्ता कहाँ से मिलेगा? क्यों बिजली आंटी, हम क्यों बताएं? आपको याद है जब आप मेरी मम्मा से अपने पत्ते छीन कर ले गई थी? मीना, प्लीज बता दो, मैं मर जाऊंगी। मेरे घोंसले में पानी टपक रहा है। मीना बेटी, जो आपके साथ बुरा करे आप उसके साथ अच्छाई करो। अगर आप भी बुरा सोचोगे तो उसमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा? आप बिजली आंटी के साथ जाएं और उन्हें केले के पेड़ से पत्ते तोड़ दे। फिर मीना अपनी माँ की बात मानकर बिजली के साथ जाती है और उसे केले के पत्ते तोड़ देती है। मीना बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन तुमने अच्छाई से मेरा दिल जीत लिया। फिर बिजली कवि वो केले का पत्ता ले जाकर अपने घर की छत पर लगा देती है। प्यारे दोस्तों, हमेशा दूसरों के साथ भलाई करो। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में पक्षियों की रानी सुनहरी चील थी। सुनहरी चील ने अपने जंगल के पक्षियों की बहुत अच्छे से सेवा की थी। रानी ने हमेशा पक्षियों के साथ न्याय किया था, लेकिन अब रानी चील बहुत बीमार हो गई थी। जंगल के सभी पक्षी भी बहुत परेशान थे कि अब जंगल की रानी कौन बनेगी। और फिर एक दिन रानी चील सभी पक्षियों को अपने महल में बुलाती है और वो सभी पक्षियों से कहती है, पक्षियों, मैं बहुत बीमार हूँ। मुझे लगता है कि मैं और ज्यादा नहीं जी पाऊंगी। मैंने हमेशा अपने जंगल के पक्षियों का बहुत ख्याल रखा है। अगर फिर भी किसी पक्षी को मुझसे कोई शिकायत है तो वो मुझे माफ कर दे। नहीं रानी जी, हम सब पक्षी आपसे बहुत खुश हैं। रानी जी, हम बहुत परेशान हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बाद जंगल का राजा या रानी कौन बनेगा? कव्वे, इसीलिए तो मैंने तुम सब पक्षियों को यहाँ बुलाया है। मैं सब आपसे यही बात करने वाली हूँ। जी जी रानी जी, बताइए। हम सब जानते हैं आपने हम सब पक्षियों का भला ही सोचा होगा। मैंने आज एक सपना देखा और सपने में देखा कि मेरे मरने के बाद इस जंगल की रानी एक चिड़िया होगी। मुझे तो पहले ही पता था रानी जी कि आप मानो चिड़िया को ही रानी बनाकर मरोगी। बिजली, मुझे तुम इसी बात से पसंद हो कि जो तुम्हारे मन में होता है वो तुम बोल देती हो, डरती नहीं है। लेकिन बिजली, मैंने तुम्हारी रानी को एक लाल रंग में देखा है। मानो चिड़िया का रंग तो लाल नहीं है, वो तो एक लाल रंग की चिड़िया थी। ऐसा सुनकर सभी पक्षी बहुत हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। लाल रंग की चिड़िया? लेकिन लाल रंग की चिड़िया तो हमारे जंगल में है ही नहीं। पक्षियों, तुम सब हैरान हो, मुझे सब पता है। यही सोच रहे होगे ना कि लाल रंग की चिड़िया तो हमारे जंगल में है ही नहीं। जी,
रानी चील जी, हम सब यही सोच रहे हैं। कबूतर, वो वो चिड़िया दूसरे जंगल से आएगी और वो मेरे मरने के बाद ही अगली रोज इस जंगल में आ जाएगी। अगर तुम में से कोई पक्षी उसे देखे तो समझ जाए कि वही लाल चिड़िया ही है जिसका मैं तुम सब पक्षियों को बता रही हूँ। ऐसा कहते हुए चील रानी मर जाती है। ये देखकर सभी पक्षी रोने लगते हैं। वो बहुत उदास हो गए थे। रानी चील को वो सब पक्षी नदी में बहा देते हैं और फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बादल जी, उस रानी चील को भी वो लाल रंग की चिड़िया नजर आ गई। मैं भी तो उसे नजर आ